आज दिनांक 20 जनवरी सन 2022 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेस द्वारा कक्षा 7 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज गणित विषय के अंतर्गत वृत्त से संबंधित कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए इसको देखा जाए। यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और यह जो घेरा है परिपथ है, इसको हम परिधि समझते हैं, कहते हैं। जैसे जीवा, हमारा प्रश्न है जीवा किसे कहते हैं? तो वृत्त की परिधि पर दो बिंदु A और B है। यदि A को B से मिला दें तो A को B से मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अब हमारा परिभाषा हो गया जीवा का। जीवा किसे कहते हैं? किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। किसी वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं। यह भी एक जीवा है, यह भी एक जीवा है। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं जीवा। जीवा जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी और सबसे बड़ी जीवा वह होती है जो केंद्र से होकर के जाती है। और केंद्र से जैसे हम ऊपर जीवा खींचेंगे उस जीवा की लंबाई जो है अब घटती चली जाएगी। अब लंबाई यहां घट रही है। तो पुनः समझ लें, जीवा किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अब प्रश्न, किसी वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं? इसका जवाब होगा किसी वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं। तो जीवा, अब इसके आगे हम लोग जीवा के बाद व्यास समझेंगे। व्यास जैसे अभी मैं बताया यह जीवा है, यह भी जीवा है, यह भी जीवा, यह भी जीवा और यह भी जीवा है। तो सबसे बड़ी जीवा वह होती है, सारी सबसे बड़ी जीवा वह होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है। तो यहां हम लिखे हैं व्यास। व्यास के बारे में हम लोग समझेंगे। व्यास क्या है? सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है या उसे व्यास कहते हैं। दूसरी प्रकार से इसको हम कह सकते हैं वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। व्यास को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे हमारा प्रश्न है व्यास किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। दूसरा का परिभाषा है सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। व्यास को स्मॉल डी से इंगित करते हैं। व्यास को स्मॉल डी से इंगित करते हैं। अब इसके आगे एक एक बिंदु को हम बता रहे हैं, पॉइंट को बता रहे हैं।
जीवा, उसके बाद व्यास। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं त्रिज्या। ये सब वृत्त से संबंधित पॉइंट हैं। त्रिज्या, त्रिज्या किसे कहते हैं इसको आइए हम लोग समझें। जैसे यह एक वृत्त है तो वृत्त का केंद्र O है। वृत्त के केंद्र को O से इंगित किया जाता है और यह जो घेरा है इसको हम लोग परिधि कहते हैं। परिधि समझते हैं, जानते हैं। यदि इस पर कोई हम बिंदु रख ले, मान लीजिए कि वो हमारा बिंदु A है, A को O से मिला देंगे तो वो ही त्रिज्या हो जाएगी। इसी को हम त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या को स्मॉल r से इंगित किया जाता है। तो त्रिज्या की परिभाषा, त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। अब आगे प्रश्न हो गया, किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? तो इसका उत्तर होगा, किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। जैसे यहाँ देखिए, वो एक त्रिज्या है, यह भी एक त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या। इससे स्पष्ट होता है कि किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं और त्रिज्या को स्मॉल r से इंगित किया जाता है। और इसके आगे अब त्रिज्या और व्यास में संबंध। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? तो जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या, अब इसके आगे चलिए, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, अब त्रिज्य खंड को हमें समझना है। जैसे मान लीजिए कि यह वृत्त का केंद्र O है, इस पर एक बिंदु वृत्त पर कहें चाहे वृत्त की परिधि पर कहें, इसका दोनों का आशय एक ही है। कहीं वृत्त की परिधि पर पुस्तकों में लिखा होता है, कहीं वृत्त पर लिखा होता है। तो वृत्त की परिधि कहें चाहे वृत्त पर कहें, दोनों का भाव आशय एक ही है। तो वृत्त पर एक बिंदु A है और वृत्त पर एक दूसरा बिंदु B है। यदि हम A को O से B को O से मिला दें तो देखिए हमारे हाथ पर इशारे से हम जैसे हाथ घुमा रहे हैं, O A B, यह जो आकृति बन रही है इसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। O A B, यह एक त्रिज्यखंड है। और इसके आगे यहाँ देखिए फिर हाथ के इशारे पर O A B, ऊपर वाला जो हिस्सा है यह भी एक त्रिज्य खंड है। तो जो आकृति में छोटा होगा, जिसका क्षेत्रफल कम होगा, उसे लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। यह छोटा है तो इसको लघु त्रिज्य खंड कहेंगे, समझेंगे। और जो ऊपर वाला यह जो बड़ा भाग है दिखाई दे रहा है, जिससे मैं अपना हाथ घुमा करके आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यह जो बड़ा भाग है क्षेत्रफल में अधिक है, इसको हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड। तो अब इसको समझिए, यह लघु त्रिज्य खंड है और यह जो है दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड की परिभाषा, त्रिज्य खंड किसे कहते हैं? तो दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप से, ये भी एक चाप है।
जहां मैं अपना हाथ घुमा रहा हूं, चाक घुमा रहा हूं, इसको हम चाप समझते हैं। तो दो त्रिज्याओं, ओ ए त्रिज्या है, ओ भी एक त्रिज्या है, और संगत चाप जो है ए बी। तो त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। पुनः परिभाषा पर ध्यान दीजिए, हम स्लो आवाज में पुनरावृत्ति कर रहे हैं। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र को, घिरी हुई आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। फिर आगे देखिए, ऊपर दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप से, यह ऊपर भी एक संगत चाप है, नीचे लघु त्रिज्यखंड का संगत चाप ए भी है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का संगत चाप जो है उल्टा करके बोला जाता है रेखा गणित में। यह संगत चाप जो है बी ए। देखिए ओ ए इधर से आएंगे बी तक, तो यह जो है दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा, और ओ ए बी लघु चाप की ओर आएंगे तो यह जो है लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो पुनः एक बार प्रश्न कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं, जिसकी आकृति छोटी होती है, जिसका क्षेत्रफल कम होता है, उसे लघु त्रिज्यखंड, तथा जिसका क्षेत्रफल अधिक होता है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। पुनः आगे अब हमारा प्रश्न होगा कि कितने त्रिज्यखंड होते हैं? तो इसका जवाब होगा किसी वृत्त में अनंत त्रिज्यखंड होते हैं। देखिए यहाँ पर यह एक त्रिज्यखंड है, यह जो आकृति बन रही है यह त्रिज्यखंड की आकृति है। यहाँ हमने एक बना दिया त्रिज्या, तो यह भी जो है त्रिज्यखंड है। फिर आगे बढ़ा दिया तो यह भी एक त्रिज्यखंड है। फिर एक बना दिया, यह भी एक त्रिज्यखंड है। फिर इस पर एक त्रिज्या बना दिया, यह भी एक त्रिज्यखंड है। तो पूछा जाएगा कि किसी वृत्त में कितने त्रिज्यखंड होते हैं? तो इसका जवाब होगा किसी वृत्त में अनंत त्रिज्यखंड होते हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे वृत्तखंड। यहाँ जो है हम लोग त्रिज्यखंड पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे वृत्तखंड। ध्यान देने वाली बात है, त्रिज्यखंड की रचना हमेशा त्रिज्याओं से होती है, और वृत्तखंड की रचना हमेशा जो है जीवाओं से होती है। चित्र पर देखिए, हम वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। यदि हम ए को बी से मिला देंगे तो यह जो हम हाथ से इशारा कर रहे हैं यह एक वृत्तखंड है, यह एक वृत्तखंड है। ऊपर भी एक वृत्तखंड है, यह भी एक वृत्तखंड है। जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसे लघु वृत्तखंड, और जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उसे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। यह जो है दीर्घ वृत्तखंड है, और यह जो है लघु वृत्तखंड है। अब प्रश्न, वृत्तखंड किसे कहते हैं? किसी वृत्त में किसी जीवा और उसके संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। पुनः वृत्तखंड किसे कहते हैं? किसी वृत्त में किसी जीवा और उसके संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जिसका क्षेत्रफल कम होता है उसे लघु वृत्तखंड, तथा जिसका क्षेत्रफल अधिक होता है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अब इसी कड़ी में आगे प्रश्न उठता है कि किसी वृत्त में कितने वृत्तखंड होते हैं? तो इसका जवाब होगा किसी वृत्त में अनंत वृत्तखंड होते हैं। अब इन्हीं तथ्यों के साथ अब आज की बात मैं समाप्त करता हूं। पुनः अगली बार कल वाली वीडियो में। धन्यवाद।